नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शिवपाल यादव पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हैं। वजह है समाजवादी परिवार के भीतर क्लाइमैक्स के करीब पहुंचता महाभारत। शिवपाल यादव तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सियासी तौर पर प्रसपा के अध्यक्ष। वो अब तक समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी दल के प्रमुख हैं, लेकिन आने वाले कल में उनकी भूमिका बदल जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। एक दिन पहले उन्होंने भाजपा के आला नेताओं को ट्विटर पर फॉलो किया था। इसके बाद से अटकलें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधी हरिओम यादव ने शिवपाल को सीधा न्योता दे डाला है। उन्होंने कहा है कि अब हमारे साथ आइए और मोदी योगी के हाथ को मजबूत करिए। यानी शिवपाल को भाजपा की तरफ से मिल गया है कमल संदेश। साफ कह दिया है, पधारो हमारे देश। शिवपाल को भाजपा की तरफ से कमल संदेश। सैफई के महाभारत में भाजपा का हरिओम दाव। तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। समाजवादी परिवार में महाभारत के बीच शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि शिवपाल ने भाजपा से करीबी बढ़ने का इशारा भर दिया है। अभी बड़ी घोषणा होनी बाकी है। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधे हरिओम यादव ने शिवपाल को सीधे सीधे भाजपा में आने का न्योता दे डाला है। तो हमारा सुझाव है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद किया है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद किया है और मोहर भी लगा दी है 22 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं, जब जनता पसंद कर रही है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। सुना आपने, शिवपाल सिंह यादव को हरिओम यादव बिना लाग लपेट भाजपा में आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि सैफई में एक शकुनी अखिलेश के साथ मिलकर लगातार शिवपाल सिंह यादव का अपमान कर रहे हैं और अब शिवपाल को ये सब नहीं झेलना चाहिए। प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और प्रदेश की जनता भी उनका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में बहुत अपमान झेल लिया है और सैफई का एक शकुनी और अखिलेश जी मिलकर उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं और ये दोनों पार्टी को खत्म किए देना। पार्टी समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पर है। भाजपा नेता हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी लगते हैं। हरिओम यादव के भाई रामप्रकाश नेहरू की बेटी मृदुला यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर यादव से हुई है। मृदुला सैफई की ब्लॉक प्रमुख और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की मां है। समाजवादी परिवार के भीतर अब अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की नाराजगी किसी से छिपी नहीं रही। 2 अप्रैल को शिवपाल सिंह यादव ने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फॉलो किया था। इसके साथ ही शिवपाल के बाद दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात भी चर्चा में रही। इस माहौल में शिवपाल को लेकर भाजपा की तरफ से जताई गई ये हमदर्दी और उन्हें पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता साफ तौर पर कई बड़े संकेत देता है। माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें। इसी में प्रदेश की जनता का हित सुरक्षित है। अब देखना यह है कि शिवपाल पहले की तरह ही अभी खामोशी कायम रखते हैं या अगले कदम को लेकर फिर बिना कुछ कहे कोई नया इशारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात उस खबर की जिस खबर ने यूपी के लाखों छात्रों को सबसे बड़ा झटका दिया था, लेकिन अब बारी ऐसा करने वालों को सीखचों के पीछे पहुंचाने की है। पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया का रहने वाला निर्भय नारायण सिंह एक स्कूल का प्रबंधक है। पुलिस के मुताबिक किसी ने अंग्रेजी का पेपर लीक कराने के बाद उसे बेचा था। अब पुलिस पूरे मामले के हर आरोपी तक पहुंचने में जुटी है। अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बलिया का परीक्षा माफिया शिकंजे में। सात लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस के शिकंजे में है। बलिया में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के अंग्रेजी के पेपर का पर्चा परीक्षा से ठीक पहले लीक हो गया था। इसके बाद 24 जिले में अंग्रेजी की परीक्षा को फौरन रद्द करना पड़ गया था। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को भी बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई है, इस बारे में बात करने के लिए एडीजी कानूनी व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सर, कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं? 30 तारीख को जो अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था उसमें अब तक 46 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज उसका मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ भी पकड़ा गया है, जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है और वो महाराजी इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी है। इसने अपने साथियों के साथ कूट रचित तरीके से सील बंद प्रश्न पत्रों को टेम्पर करके उससे प्रश्न पत्र निकाले तथा अपने साथी से उसको सॉल्व कराया तथा आर्थिक लाभ हेतु विभिन्न लोगों को उसने सप्लाई किया और पैसे लिए। तो हम लोगों ने बहुत अल्प अवधि में इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। इसकी वजह से 7 लाख छात्र ठगी से रह गए। वो जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। वजह है पर्चे का लीक हो जाना। अब इसे अंजाम देने का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नाम है निर्भय नारायण सिंह। निर्भय नारायण सिंह बलिया के महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज का प्रबंधक है और पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक उसी ने पेपर लीक कांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी तथा प्रशासनिक अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार सहयोग कर रहे थे और सबके सहयोग से और सार्थक प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। इसमें से जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनके विरुद्ध हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ, छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत की है। सर, ये पेपर कहाँ पर रखे हुए थे जहाँ से लीक हो गए? ये जो डिलीवरी होती है वो उनके प्रबंधक के पास ही ये डबल लॉक में रखे रहते हैं और सभी पहलुओं की जांच एवं विवेचना अब चल रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और प्रथम दिन ही जो वहाँ के DIOS हैं उनको विभागीय कार्रवाई भी की गई है और उसके न्यायिक हिरासत में भी गिरफ्तार करके भेजा गया। निर्भय ने अपने कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलकर पेपर लीक कराया और उसकी एक कॉपी 25 से 30 हजार रुपए में छात्रों को बेची। इस मामले में अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 4 विद्यालय प्रबंधक, 3 प्रिंसिपल, 10 शिक्षक हैं, 5 प्राइवेट कोचिंग शिक्षक और 3 स्कूलों के क्लर्क भी आरोपियों में शामिल हैं। सीएम योगी ने खुद तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जल्द से जल्द हर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और इसका साफ असर दिख रहा है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर उन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। छेड़खानी से परेशान बेबस बेटी ने दे दी जान। यूपी सरकार ने मिशन शक्ति तो जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद शोधों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर देहात में दबंग युवक की छेड़खानी से तंग आकर जहां एक लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है, तो वहीं सहारनपुर में अश्लील फोटो वायरल होने के बाद एक लड़की ने बेबसी में अपनी जान दे दी। और इन दोनों ही वारदात से खाकी पर फिर से संगीन सवाल खड़े हो गए हैं, जो प्रदेश में महिला सुरक्षा का ढिंडोरा पीटने में लगी हुई है। कानपुर देहात में दबंग शोहदे का कहर। बेबस बेटी ने खा लिया जहर। सहारनपुर में दबंगों की करतूत का अंजाम। बेबस होकर बेटी ने दे दी जान। यूपी पुलिस ने भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू कर दिया, लेकिन सच यही है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं।
कानपुर देहात में एक शोहदे से परेशान लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की तो यूपी पुलिस के दावों की वो कलई खुलकर सामने आ गई, जिसमें लड़कियों की सुरक्षा का दावा किया जाता है। मामला कानपुर देहात के राजपुर इलाके का है, जहां पर पीड़ित लड़की के घर वालों ने रामू मिश्रा नाम के दबंग पर पीड़ित के साथ छेड़खानी के संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि अक्सर ही उसके साथ छेड़खानी की जाती थी, लेकिन राजपुर थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि तंग आकर लड़की ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। वहीं जब पीड़ित लड़की ने जहर खा लिया तो अब पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है और खुद पर कार्रवाई न करने को लेकर लगे आरोपों के दाग से बचने के लिए मामले में कड़ा कदम उठाने की बात कह रही है। आज दिनांक 2 अप्रैल 2022 को राजपुर थाना पर एक व्हाट्सएप के थ्रू प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वादी के द्वारा आरोप लगाए गए कि उनके पड़ोसियों ने उनके साथ फोन पे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में मुकदमा लिखकर सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है और इसी प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि वादी की लड़की ने जहर खाया है और वो उसको कानपुर हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया है। कानपुर में शोहदों की छेड़खानी से तंग बेटी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की तो वहीं सहारनपुर में खाकी से इंसाफ नहीं मिला तो दूसरी बेटी ने मौत को गले लगा लिया। मामला बेहट इलाके का है, जहां पर आरोपी बीए की छात्रा की अश्लील फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। वहीं जब छात्रा ने मनचलों की बात मानने से इनकार किया तो इन लोगों ने उसकी अश्लील फोटो वायरल भी कर दी। पीड़ित लड़की की मां ने पुलिस से इस मामले को लेकर शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय मामले को टालने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि पीड़ित लड़की ने सुसाइड लेटर लिखा, जिसमें आरोपी वसीम और सलीम के नाम का जिक्र कर उसने मौत को गले लगा लिया। अच्छा, मेरी लड़की की रिपोर्ट लिखना आई थी, हमारी लड़की के फोटो उस पर गे रखे थे, इस पर सबसे क्या बोलना, किसने गिरे थे? क्या आपका किसने गिरे लड़के ने? अच्छा, उसकी वजह से आए थे हम। अच्छा, कैसे गिरे? थाने में पहुंचे थे आप? जी। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं करे, सुबह 10 बजे होगी। वहीं बेटी की खुदकुशी के बाद पुलिस ने खाना पूर्ति का दिखावा करना शुरू कर दिया। कार्रवाई के नाम पर पीड़ित की मां को टरकाने वाले सिपाही अतुल कुमार को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना बेहट क्षेत्र की 2 दिन पहले की घटना है। एक लड़की द्वारा इसमें रात में सुसाइड कर लिया गया था। कल उसके अभिभावक पिता जो हैं वो थाने पर आए, उन्होंने एक सुसाइड नोट दिखाया जिसमें कि उस लड़की ने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि 2 लड़के जो वहीं के उसी के मोहल्ले के रहने वाले हैं, कस्बा बेहट के, वो उसके बगल के पड़ोसी हैं। उन्होंने उसकी एक फ़ोटो जो है वो स्टेटस पे डाल दी थी। फ़ोटो को जब लिया गया तो ये आपत्तिजनक फ़ोटो नहीं है, पर इसमें ये दोनों लड़के जो हैं जो बताए गए हैं वो उस लड़की और एक और इसमें लड़की है जिनके साथ में ये खड़े हैं। और इस स्टेटस को देखने के बाद वो लड़की जो है इनके द्वारा बताया गया कि बहुत आहत महसूस कर रही थी। उसको पुलिस अब भले ही कार्रवाई का दिखावा कर रही हो, लेकिन सच यही है कि अगर वक्त रहते पुलिस ने कानपुर देहात और सहारनपुर में शोहदों के खिलाफ एक्शन लिया होता तो कानपुर में एक बेटी को जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश नहीं करनी पड़ती और सहारनपुर में एक बेटी को यूं ही दुनिया से रुखसत नहीं होना पड़ता। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस जो दावे कर रही है उसमें असल में कितना दम है और क्या वाकई प्रदेश की बेटियां महफूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। योगी सरकार के बुलडोजर ने आज वर्दी को बदनाम करने वाले खलनायक के ठिकाने को तबाह कर दिया। लखनऊ के चुनहट इलाके में बुलडोजर चला। इसमें 900 स्क्वायर फीट में बनी 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते धूल में मिल गई। ये मकान गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का था। मनीष गुप्ता की पिछले साल सितंबर में संदिग्ध स्थिति में गोरखपुर में मौत हो गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण को इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था। फिलहाल ये दागी पूर्व पुलिस अधिकारी जेल में है। इधर लखनऊ में इसके मकान को प्रशासन ने धूल में मिला दिया।
सूली पर चढ़ा वसूली का मकान। वर्दी वाले खलनायक का अवैध ठिकाना ध्वस्त। बुलडोजर ने ढहा दिया आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर का 3 मंजिला मकान। लखनऊ में इस मकान पर चलते बुलडोजर को गौर से देखिए। यह आलिशान इमारत जिस शख्स के नाम थी उसे आप भूले नहीं होंगे। नाम है जगत नारायण सिंह। ये वही आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर है जिस पर गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना इलाके में तैनाती के दौरान कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या का पिछले साल आरोप लगा था। लखनऊ के चिन्हट इलाके में ये 3 मंजिला मकान नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। सतरिक रोड पर देवराजी विहार में बना ये मकान बनाते वक्त जगत नारायण सिंह ने एलडीए से नक्शा तक पास कराने की कोई जरूरत नहीं समझी थी। इसी वजह से अब इसे ढहा दिया गया है। गोरखपुर के होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के चिन्हट स्थित आवास पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आज दोपहर से एलडीए की टीम यहां पर पहुंची और लगातार बुलडोजर से मकान को ढहाने की कार्रवाई कर रही है। ये मकान बहुत पॉश इलाके में है और इस समय वर्तमान कीमत इसकी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हम आपको दिखाते हैं ये नोटिस जो एलडीए की तरफ से लगाया गया है बुलडोजर से मकान गिराने का, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और इसमें साफ लिखा है प्रिंस जगत नारायण सिंह, यानी यही इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, इन्हीं का मकान है ये और उसके ये कार्रवाई हो रही है। देखिए सामने बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो यहाँ पर अभी लागू हो गया है। एक एक कोना कोना तोड़ा जा रहा है। कॉर्नर का मकान है ये और करीब 11 साल पहले एलडीए से बिना परमिशन के ये मकान बनाया गया था। इस इमारत में 10 से ज्यादा कमरे हैं। मकान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। एलडीए और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में इस बिल्डिंग को अब ध्वस्त कर दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता गोरखपुर अपने 2 साथियों के साथ घूमने गए थे। वे गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे, जहां से उनकी संदिग्ध मौत की खबर आई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि वसूली के नाम पर होटल पहुंचे इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दूसरे पुलिसकर्मियों ने जानलेवा पिटाई कर इन्हें मार डाला था। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पुलिसकर्मियों को तब सस्पेंड कर दिया गया था। मामले की पहले एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे, बाद में सीबीआई जांच शुरू हुई। मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी मौजूदा समय में जेल में हैं। इस मामले में सीबीआई जांच में सभी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। अब मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का चर्चित बुलडोजर, जो सबसे पहले सरकार बनने के बाद योगी 2.0 के बाद सबसे पहले हजरतगंज के एक अपार्टमेंट पे चला था जो अवैध रूप से बना हुआ था। उसके बाद जानकीपुरम के एक स्कूल की जो प्रबंधन है उसने जमीन पर कब्जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, उस पर चला और ये तीसरी कार्रवाई है। यानी अब तक जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें ये तीसरी कार्रवाई है जिसमें बुलडोजर चल रहा है और बहुत सारे यहाँ जो मजदूर हैं वो भी बुलाए गए। ये देखिए खिड़की टूटी हुई पड़ी है रास्ते में, ऐसे तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो बिखरा हुआ है। यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण इत्यादि की कार्रवाई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही की जाती है और यह सुनिश्चित कराया जाता है कि जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हो और विशेषकर उन लोगों पे जिन्होंने अवैध तरीके से या अवैध ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे, नजूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और अपने रसूख के कारण लोगों को धमका चमका के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। राज्य के सबसे संगीन मामलों में से एक के मुख्य आरोपी के ठिकाने पर हुई ये कार्रवाई बताने को काफी है कि अवैध कमाई और नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण का अंजाम क्या होता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। व्रत पर जहरीली स्ट्राइक, मिलावटखोरों का जानलेवा हमला। जी हां, यूपी से उत्तराखंड तक कई जगहों पर फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए हैं जिनसे हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से जहां से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, तो वहीं यूपी के शामली में भी कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए। वहीं बदायूं में खाना खाने के बाद 35 लड़कियां बीमार हुई जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
शहर शहर बरपा फूड पॉइजनिंग का कहर। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाना पड़ा भारी। शामली में कुट्टू के आटे से फैली बीमारी। बदायूं में जहरीला खाना खाने से छात्राएं बीमार। गर्मी बढ़ने के साथ लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने की वजह से करीब 100 लोग बीमार हो गए और इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल शनिवार को चैत्र नवरात्र के मौके पर बड़ी तादाद में लोग व्रत थे, जिन्होंने फलाहार के लिए कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस आटे को खाने की वजह से करीब 100 लोग अस्पताल पहुंच गए। मामला सामने आने के बाद डीएम ने दावा किया कि इस मामले में दोषी पाए गए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। कुट्टू का आटा खाने से ज्यादातर बीमार लोग श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाला और ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में कुट्टू के आटे के सैंपल की जांच की जाए और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कुट्टू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई। आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं हरिद्वार के साधु संत इस मामले के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जता रहे हैं, जिनकी मांग है कि इस मामले में दोषी फूड सेफ्टी अधिकारियों को फौरन सस्पेंड किया जाए। कुट्टू के आटे को खाने के बाद ही यह सबको महसूस होने लगा कि हमारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है और चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है। हर बार ये जो फूड इंस्पेक्टर, फूड ऑफिसर्स पता नहीं किस बात का तनख्वाह लेते हैं। जब पिछली बार ये घटना कुट्टू को लेकर के हो चुकी थी तो आप क्यों नहीं सतर्क थे? इसलिए मेरी मांग है शासन से, पुष्कर सिंह धामी से, कि तत्काल ये जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं और जिला खाद्य अधिकारी हैं, इनको तत्काल बर्खास्त करिए। वहीं उत्तराखंड की तरह ही यूपी के शामली में भी कुट्टू का आटा खाने से 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों ने भी नवरात्र के व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का इस्तेमाल खाने में किया था, जिसके बाद थाना भवन इलाके के एक मोहल्ले के 8 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिनका इलाज एक निजी डॉक्टर घर पर ही कर रहे हैं। वहीं कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की, जो अब मामले की जांच में जुट गया और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कह रहा है। मामला ये है सर, कल से जो है कुट्टू का आटा खाया था, कल नवरात्रि के व्रत थे। हमारे घर से 2 मरीज हैं जिनकी हालत कुट्टू का आटे खाने से खराब है। 2 हमारे हैं और जो है 6 मरीज हो रहे हैं जी मोहल्ले में। शामली के साथ बदायूं से भी फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया, जहां पर समरेर में मौजूद राजकीय आश्रम पद्धति कन्या विद्यालय की 35 छात्राएं शनिवार रात फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। इनमें से 8 दातागंज के अस्पताल और 20 समरेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती। लड़कियों ने शाम को दाल, लौकी और आलू की सब्जी खाई थी, जिसके बाद हॉस्टल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी और इसके बाद इन सभी को दातागंज और समरेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी छात्राओं की हालत में अब धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। जैसी की सूचना प्राप्त हुई है, कल रात 8:30 बजे लगभग कुछ बच्चियों के द्वारा पेट में दर्द और सर दर्द की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के तुरंत निस्तारण के लिए वहां पे डॉक्टर दिनेश गंगवा, चिकित्सा प्रभारी CSC समरेर एवं समाज कल्याण अधिकारी रामजन्म वहां पे मौके पे पहुंचकर और बच्चियों को चिन्हित कराया जिनको ये दिक्कत हो रही है। जो अभी तक की संख्या आई है वो लगभग 28 बच्चियों की है। उनको CSC समरेर पे भर्ती कराया गया। गर्मी बढ़ने के साथ फूड पॉइजनिंग के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पर खराब खाने की वजह से लोग बीमार पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा सवाल फूड डिपार्टमेंट पर खड़े हो रहे हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से खराब खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से लोग बीमार होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।